हाय हेलो एवरीवन। सो सीडीएसएल पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कंपनी का मॉडल समझेंगे, उसका ग्रोथ का नंबर्स देखेंगे एंड देखेंगे कि आगे का आउटलुक कैसा लगता है इसके बिजनेस का और क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इसके स्टॉक से हम। सो सीडीएसएल का बिजनेस मॉडल अगर आप देखो तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के कैपिटल मार्केट के लिए। जिस तरीके का इनका मॉडल है, मतलब अगर आप अज्यूम करो आज से 80s में 90s के टाइम पे जिस तरीके की इन्वेस्टिंग होती थी, पेपर बेस्ड ट्रेडिंग की जाती थी उस टाइम पे। सो आपका जो शेयर है जो आपने बाय किया है आज, उसको सेटलमेंट होने में 1 वीक का, 10 डेज का, इनफैक्ट एक टाइम पे एक एक महीने का टाइम लगता था। तो जब सेटलमेंट डेज इतना ज्यादा लंबा होता था तो उस टाइम पे आपका क्या होता था, इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती थी, ट्रांसपेरेंसी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था एंड उसी के बीच में फ्रॉड के बहुत सारे केसेस होते थे। तो डेफिनेटली जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो जो एक छोटा निवेशक है, वो क्यों प्रेफर करेगा कि एक इतने हाई रिस्की मार्केट के अंदर वो अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करना। वो डेफिनेटली प्रेफर करेगा कि गोल्ड में, रियल स्टेट में या बैंक के एफडी वगैरह में वो अपने पैसे को डाले। हाँ, वहां पे रिटर्न उसको कम मिलेगा लेकिन एटलीस्ट वो पैसा उसका वहां पे सेफ है। तो सीडीएसएल ने इसी गैप को फिल करने का काम किया है पिछले 25-30 सालों के अंदर। ये कंपनी एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पे आपके मेरे जो शेयर्स हैं वो बिल्कुल सिक्योर होते हैं, उनको ये मैनेज करती है, सारी सिक्योरिटीज कंपनी मैनेज करती है। या स्टॉक्स के साथ साथ में आपका इंश्योरेंस है, बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, आपके डिबेंचर्स हैं, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, हर एक सिक्योरिटीज का को मैनेज करने का काम करती है सीडीएसएल। सो इससे क्या होता है कि मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आती है, मार्केट में एफिशिएंसी आती है। रिटेल इन्वेस्टर का जो आज हम पार्टिसिपेशन देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल के अंदर नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर जो हैं, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट जो है वो इंडिया में 16 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। तो वो क्यों हो पाया है? बिकॉज सीडीएसएल का एक बहुत बड़ा रोल रहा है उसके अंदर। एफआईआईएस का फ्लो क्यों इंडिया में बढ़ा है? बिकॉज सीडीएसएल का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। वरना अगर वही पुराना वाला मॉडल ही रहता तो वो अंडर पेनेट्रेशन, हम अज्यूम कर सकते हैं कि आज ये होने के बाद अभी भी इतना ज्यादा अंडर पेनेट्रेशन है। अगर ये चीजें नहीं होती तब तो अंडर पेनेट्रेशन किस लेवल का होता एंड कितना इन इफेक्टिव कैपिटल मार्केट होता है इंडिया का। सो ये पूरा मॉडल है सीडीएसएल का। अब बेसिकली पॉइंट ये आता है कि कंपनी अर्निंग कहाँ से करती है, इस कंपनी का इनकम कहाँ से आता है, तो वो इनके हम रिजल्ट में डिस्कस करेंगे। सो ये तो इनका ऑफ कोर्स इनकम वाला पार्ट है, वो तो आगे हम डिस्कस करेंगे। सीडीएसएल की कुछ सब्सिडरीज भी हैं। तो अगर आप देखोगे इनका ये सीआईआरएल, तो ये इंश्योरेंस रिपोजिटरी की सब्सिडरी है इनकी। फिर सिमिलरली आपका कमोडिटी रिपोजिटरी की भी एक इनकी सब्सिडरी है। एंड ये इनकी तीसरी सब्सिडरी है सीवीएल, सीवीएल केआरए करके ये कंपनी है इनका। तो ये क्या काम करती है सीवीएल केआरए? बेसिकली आपका मेरा जो भी केवाईसी का जो डेटा होता है वो सारा ये कंपनी मैनेज करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना फर्स्ट टाइम कहीं पे डीमैट अकाउंट ओपन किया है किसी एक ब्रोकर के पास में, एंड देन कुछ महीनों बाद या फिर 1 साल बाद आपको लग रहा है कि आपको एक दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन करना है दूसरे किसी ब्रोकर के साथ में। तो वो जो ब्रोकर आपका केवाईसी का डेटा फेच करेगा वो सीवीएल केआरए से करेगा। ये सीवीएल केआरए जो कंपनी है, ये आपका मेरा जो केवाईसी का रिकॉर्ड है उसको ये मैनेज करके रखती है। एंड ऑफ कोर्स उस डेटा को फेच करने का ये उस कंपनी से एक एक चार्ज लेती है। सिर्फ ब्रोकर्स ही नहीं है जो हमारा डेटा लेते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करते हो या आज के टाइम पे तो आप इंश्योरेंस में कोई पॉलिसी बाय करते हो, वहां पे भी आपको केवाईसी बहुत मैंडेटरी होता है। तो हर एक प्लेटफॉर्म जो है, हर एक कंपनी जो है जिसको आपका केवाईसी का डेटा चाहिए होगा, वो क्या करेगा, सीवीएल केआरए के पास जाएगा, उससे वो उसके प्लेटफॉर्म से वो डेटा का रिक्वेस्ट करेगा एंड सीवीएल केआरए उसके अगेंस्ट में उससे ऑनलाइन डेटा फी चार्ज करेगा। सो ये इनका सीवीएल केआरए का मॉडल है। देन अगर हम सीडीएसएल की बात करें, सीडीएसएल का अर्निंग कहाँ से आता है, तो इनका ये इनका अर्निंग का पूरा सोर्स है। तो ये 4-5 तरीके हैं जहां से सीडीएसएल का मेन अर्निंग आता है। सबसे पहला अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा एनुअल इश्यूअर इनकम। तो मेजरली इनके टोटल रेवेन्यू का सबसे मेजर पार्ट यहीं से आता है, एनुअल इश्यूअर इनकम का। ये क्या है? तो इंडिया के मार्केट में आप देखोगे 5-6 हजार करोड़ के आसपास, सॉरी 5-6 हजार के आसपास जितनी भी टोटल कंपनीज लिस्टेड हैं, इनका सबका एक एक स्क्रिप्ट कोड है, एक आईएसआईएन कोड होता है। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलायंस के एग्जाम्पल से इसको समझें तो रिलायंस के बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिनके फोलियो में रिलायंस का स्टॉक होगा। तो उनके उनका स्टॉक का किसने बाई किया, किसने सेल किया, कितनी क्वांटिटी में बाई किया, कब कब किसने सेल किया, ये सारा डेटा कौन मेंटेन करता है? सीडीएसएल मेंटेन करता है। किसके लिए कर रहा है ये? इन्वेस्टर के लिए तो कर ही रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टर किसका है? रिलायंस का है। तो सीडीएसएल जो है ये इन सारी कंपनी से एनुअली एक इश्यूअर इनकम उनसे उनसे लेता है, एक फी उनसे चार्ज करता है, क्योंकि उनके सारे स्क्रिप्ट कोड का पूरा मैनेज कर रहा है वो।
ये काम पहले आपका ऑफलाइन होता था, रजिस्टर के ऊपर सारी चीजें मैनेज की जाती थी, बट यही काम सीडीएसएल आज के टाइम पे ऑनलाइन कर रहा है, जहां पे हम देखते हैं कि आज हमने ट्रेड डाला और विद इन अ फ्यू सेकंड्स हमको दिखता है अपडेटेड होता हुआ कि हमने हमारे पोर्टफोलियो में इतने स्टॉक जो हैं वो आ गए हैं आज के टाइम पे। तो ये सीडीएसएल कर रहा है, इसीलिए सीडीएसएल इन सारी कंपनी से एनुअली एक इश्यूअर इनकम चार्ज करता है। अब लॉजिकली अगर आप समझो तो सीडीएसएल के लिए ये जो इश्यूअर इनकम है, ये एक तरीके का रेकरिंग रेवेन्यू है। मतलब ये इनकम तो इनको आना ही आना है, इससे मैटर नहीं करता कि मार्केट में बुल रैली चल रही है या बेयर रैली चल रही है, बिकॉज एक बार आपके शेयर लिस्ट हो गए तो ऑफ कोर्स अगर कोई आपके शेयर को बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, तो कोई ना कोई तो बाय कर ही रहा है उसको, तो उसका मैनेजमेंट तो सीडीएसएल को करना पड़ेगा, एंड उसके अगेंस्ट में ये इनकम तो इनको एनुअली आनी ही है। तो ये एक तरीके की फिक्स इनकम हो गई। हाँ, जितने नए इन्वेस्टर्स आएंगे उससे क्या होगा कि इनका ये वाला इनकम और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये इनका इश्योर इनकम है। अब दूसरा जो इनकम है इनका मेजरली वो कहां से आता है, ट्रांजैक्शन चार्जेस से। तो ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है ये कहां से, ये कौन सा इनकम है? ट्रांजैक्शन चार्जेस बेसिकली होता है जैसे आपके डीमैट अकाउंट में फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक का शेयर है। अब आईसीआईसीआई बैंक का शेयर जब आप सेल करोगे तो आपके अकाउंट से वो डेबिट हो गया, तो सीडीएसएल उस डेबिट के ऊपर एक आपसे फी चार्ज करेगा, 5 रुपए 7 रुपए के आसपास वो फी होता है, पर स्क्रिप्ट वो 5-7 रुपए चार्ज करता है। तो ये क्या हो गया, उसका ट्रांजैक्शन इनकम हो गया, ट्रांजैक्शन चार्ज किया उसने आपसे और ये सीडीएसएल के लिए एक इनकम हो गया। इस इनकम को अगर हम लॉजिकली समझे तो ये किस तरीके का इनकम है, ये बहुत हाईली सिक्लिकल इनकम है, ये रेकरिंग से इनकम नहीं है, ये स्टेबल इनकम नहीं है। क्यों? बिकॉज मार्केट में ट्रांजैक्शन चार्जेस, ट्रांजैक्शन कब ज्यादा होती है, मार्केट में ट्रांजैक्शन तब ज्यादा होती है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, जब मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा होता है। वॉल्यूम कब होगा आपका ज्यादा, जब मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा, जब हम देख रहे होंगे निफ्टी हर कुछ दिन के बाद नया हाई लगा रहा होगा। तो वो सेंटीमेंट कब है, आज के टाइम पे पिछले 1.5-2 साल से हम जो देख रहे हैं वो वैसा ही एनवायरनमेंट चल रहा है, जहां पे मार्केट में बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम आ रहा है, हर एक क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में सॉलिड ग्रोथ आ रही है वॉल्यूम्स के अंदर। सो आप देख रहे हो कि कंपनी का ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लगातार बढ़ता जा रहा है, बिकॉज मार्केट में बाइंग सेलिंग काफी ज्यादा हो रही है। तो इसीलिए आप देखोगे कि सीडीएसएल का ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है ये पिछले साल 36 करोड़ के से बढ़कर के 75 करोड़ हो गया, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया। क्यों हुआ ये? बिकॉज लगातार पिछले एक साल से निफ्टी का आप देखोगे तो हर 2-3 महीने के बाद एक नया हाई लग रहा है। आई थिंक अब तो एक एक महीने के बाद ही उस निफ्टी का नया हाई लगता जा रहा है। तो इतनी स्ट्रांग जब वॉल्यूम डेटा रहेगा मार्केट के अंदर, इतना स्ट्रांग पार्टिसिपेशन होगा, तो आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस तो डेफिनेटली ग्रो करेगा। सो ये इनका दूसरा पार्ट ऑफ इनकम है। तीसरा इनकम कंपनी को आता है आईपीओ, एंड ये जो आप सीए इनकम देख रहे हो ये हो गया कॉर्पोरेट एक्शन इनकम। आईपीओ से कैसे पैसा आता है? अभी जैसे बजाज फाइनेंस का, बजाज हाउसिंग का जो आईपीओ आया है, तो उसको भी जो मार्केट में लिस्ट कराना है तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा? सीडीएसएल के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज खुद से तो आप कोई आपका कोई एक्सचेंज तो आप रन कर नहीं सकते। तो इंडियन मार्केट में दो ही बड़े एक्सचेंज है, एक आपका सीडीएसएल है, दूसरा आपका एनएसडीएल है, सॉरी डिपॉजिटरी की जो हम बात कर रहे हैं। तो एक सीडीएसएल डिपॉजिटरी है, दूसरा आपका एनएसडीएल डिपॉजिटरी है, लेकिन मार्केट शेयर किसके पास ज्यादा है? सीडीएसएल के पास ज्यादा है। 77% का मार्केट शेयर है, मतलब एक बहुत बड़ा डोमिनेंट प्लेयर है, काइंड ऑफ मोनोपोली है सीडीएसएल की डिपॉजिटरी मार्केट के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट किसी भी कंपनी को आईपीओ लाना है इंडियन मार्केट में तो उसको सीडीएसएल के पास जाना ही पड़ेगा। तो वहां से वो इश्योर इनकम आता है इनका, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है पहली बार। सीए इनकम क्या होता है आपका? कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन मतलब क्या? कोई कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट कर रही है, कोई बोनस इशू कर रहा है, कोई डिविडेंड इशू कर रहा है, कोई राइट इशू कर रहा है, कोई क्यूआईपी कर रहा है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं। सो ये सारा मैनेज कौन कर रहा है? सीडीएसएल ही तो कर रहा है। अब किसी के पास जैसे रिलायंस का अभी बोनस हो रहा है, तो किसी के पास 10 शेयर है, 10 के बदले वो नंबर ऑफ शेयर बढ़ के 20 हो जाएगा। तो ये सारा बैकएंड में मैनेज कौन कर रहा है? सीडीएसएल कर रहा है। तो इसीलिए सीडीएसएल इन सारे कॉर्पोरेट एक्शन के अगेंस्ट में भी एक इनकम फी चार्ज करता है इन सारी कंपनीज को। तो ये 3-4 पॉइंट आप देख रहे हो जहां से सीडीएसएल को मेनली इनकम आती है। देन इसके साथ में ऑनलाइन डेटा चार्जेस, वही जो सीवीएल केआरए का हमने बात किया वही है। और अदर इनकम वाला पार्ट क्या हो गया? जैसे पहले तो एजीएम आपकी फिजिकल ऑफलाइन होती थी, लेकिन आजकल ई एजीएम होता है, आपका ई मार्जिन प्लेज होता है, ई डीआईएस होता है, ये सारी ऑनलाइन सर्विसेज मिलती है, तो वो इनका अदर इनकम का पार्ट होता है। सो ये पूरा अर्निंग मॉडल है सीडीएसएल का।
अब अगर आप सिंपली लॉजिकली सोचो तो इनका जो मॉडल है, मतलब इनका इस तरीके का बिजनेस मॉडल है कि जिसकी ग्रोथ तो आनी ही है। मतलब हमको सबको पता है कि सिर्फ 15-16 करोड़ डीमैट अकाउंट है और आने वाले टाइम में ये नंबर बढ़ना ही है बहुत। अब किस पेस पे बढ़ेगा वो एक अलग पॉइंट है, जैसे पिछले 3-4 साल में इतनी सॉलिड ग्रोथ आई है, सो मे बी इतने हाई पेस पे ग्रो ना हो, लेकिन एक अच्छी ग्रोथ आनी ही है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर और कोई ऑप्शन नहीं है। अब चाहे वो डीमैट अकाउंट आपका एंजल वन की ब्रोकिंग कंपनी में खुले या आपका मोतीलाल की ब्रोकिंग कंपनी में खुले, बाय डिफॉल्ट सीडीएसएल पे उसका उसका डीमैट जो मैनेज करेगा, डिपॉजिटरी जो होगा वो सीडीएसएल ही होगा, तो एक बड़ा पार्ट सीडीएसएल का वहां से आना ही आना है। सो मतलब इनको बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस कंपनी का बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, जबकि उनका डीमैट अकाउंट है, वो मार्केट में सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनका डिपॉजिटरी कौन मैनेज कर रहा है एंड कितना इंपॉर्टेंट सर्विस जो है उनको वो सीडीएसएल प्रोवाइड कर रहा है। सो इतना एफिशिएंट मॉडल है ये। इस तरीके का मॉडल है कि एक बार इन्होंने दुकान ओपन कर दी है, अब कस्टमर्स को आना ही है। अब वो किस पेस पे आएगा वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन कस्टमर बाय डिफॉल्ट इनके दुकान पे आना ही पड़ेगा, बिकॉज इनकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है उस कस्टमर के लिए। सो ये पूरा बिजनेस मॉडल है सीडीएसएल का। अब देख लेते हैं कि इनके Q1 में नंबर्स कैसे रिपोर्ट करे हैं कंपनी ने। सो इनका अगर आप रेवेन्यू का ग्रोथ देखोगे तो 72% के आसपास का रेवेन्यू का ग्रोथ रहा है कंपनी का लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, YOY अगर हम देखें। देन मार्जिन में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, 53% से 60% के आसपास के मार्जिन गए हैं कंपनी के। और अगर आप पैट का नंबर देखोगे तो नियरली डबल हो गया कंपनी का नेट प्रॉफिट, 74 करोड़ से 134 करोड़ के आसपास आया, अराउंड 75-80% के आसपास की ग्रोथ है पैट में। तो मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को बहुत अच्छा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? बिकॉज ये फिक्स कॉस्ट मॉडल है। इनका जो सारा खर्चा अगर आप देखोगे तो मेनली कहां जाता है, एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर जाता है, दूसरा आपका आईटी कॉस्ट वगैरह के ऊपर जाता है। ये सारा फिक्स कॉस्ट है, कंपनी को ये खर्चा करना ही पड़ता है। इसीलिए जब इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, मार्केट में बुल रैली होती है, तो आप देखोगे कि इस कंपनी का मार्जिन में लगातार एक्सपेंशन होगा और जिससे इनको एक अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। सो रिजल्ट लगातार कंपनी के अच्छे आ रहे हैं। अब देखते हैं ओवरऑल कंपनी मैनेजमेंट कॉन कॉल में किस तरीके का गाइडेंस दे रही है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के एंड कैसा आउटलुक लगता है इस बिजनेस का। सो कंपनी का कहना है कि फर्स्ट क्वार्टर जो था FY25 का, वो एक बहुत बड़ा उसमें माइलस्टोन अचीव किया इंडिया की कैपिटल मार्केट ने। $5 ट्रिलियन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हमने सरपास किया है। देन डेली एवरेज टर्नओवर में बहुत सॉलिड ग्रोथ रही है। कंपनी का कहना है कि 110% की ग्रोथ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। सो डेली वॉल्यूम टर्नओवर जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 110% से ग्रो हुआ है। तो ऑफकोर्स जब क्वार्टरली इतनी अच्छी ग्रोथ आएगी तो बहुत सिंपल है कि कंपनी का रेवेन्यू का नंबर या पैट का नंबर इतने हाई पेस पे ग्रो करेगा। देन कंपनी कह रही है कि इंडिया की जो कैपिटल मार्केट है उसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट जो है वो 16 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं एंड सबसे मेन और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इसमें से 77% जो अकाउंट जो है वो सीडीएसएल के पास में है। तो ये एक तरीके की मार्केट लीडरशिप, एक काइंड ऑफ मोनोपोली शो करता है हमको सीडीएसएल की डिपॉजिटरी मार्केट के अंदर। 12.5 करोड़ टोटल रजिस्टर्ड अकाउंट है सीडीएसएल के पास आज के टाइम पे। लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में ये नंबर 8.8 करोड़ था। सो ऑलमोस्ट 42% का इंक्रीज आया इसके अंदर। मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम लगातार टेक्नोलॉजी को लिवरेज कर रहे हैं और ज्यादा एनहांस कर रहे हैं ताकि जो टियर 3 टियर 4 का मार्केट है वहां का जो इन्वेस्टर है उसको हम अच्छे से केटर कर पाए और सॉलिड ग्रोथ आए आने वाले टाइम में। देन कंपनी कह रही है कि ये जो ग्रोथ हमारे बिजनेस में आ रही है, जो इतना पॉजिटिव इंपैक्ट मिल रहा है हमारे हमारे बिजनेस को, उसका 2-3 बहुत बड़े बड़े मेन ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। तो एक तो जो हमने हमारी जो सेटलमेंट सर्विसेज इतनी फास्ट है, जो एक टाइम पे T3 T5 हुआ करता था, अब T2 है, T1 आ गया है, T0 भी आपका मतलब टेस्टिंग मोड में T0 भी चल रहा है, तो इतना फास्ट सेटलमेंट मोड है। देन उसके साथ में बहुत एसेंशियल सर्विसेज जैसे EAGM, EDIS, ई वोटिंग, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, सो ये सारे की ड्राइवर्स हैं जहां से हमको इतनी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। देन मैनेजमेंट का बोलना है कि CVL KRA वाला जो बिजनेस है, अगेन वो उसके लिए भी ये क्वार्टर बहुत अच्छा रहा है। 109% की ग्रोथ रही है उसके रेवेन्यू के अंदर, CVL KRA के अंदर। अब क्यों रही है इतनी ज्यादा ग्रोथ? बिकॉज सिंपली अगर आप देखो
तो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स इतने ज्यादा ओपन हुए हैं पिछले एक साल के अंदर, तो डेफिनेटली जब नया डीमैट अकाउंट ओपन होगा तो उसका केवाईसी कहाँ पे जाएगा, आपके सीवीएल केआरए के पास जाएगा। दूसरा इनकम कहाँ से आने का चांस है आपका, म्यूचुअल फंड कंपनी से, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से। हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एसआईपीज बढ़ रहा है, एसआईपी का फ्लो बढ़ रहा है, टोटल इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं जिनका जिनका एसआईपी में इन्वेस्टमेंट है लमसम या सॉरी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है एसआईपी या लमसम के थ्रू। तो वहां से भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए भी आपको केवाईसी का डेटा चाहिए, एंड अगेन सीवीएल केआरए आपको वो प्रोवाइड करेगा। सो ये दोनों मेन पार्ट है जहां से सीवीएल केआरए का लगातार ग्रोथ आ रहा है। देन कंपनी कह रही है कि हमारे बिजनेस को अगर आप देखोगे तो एक तरीके का हम है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल है, एक तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। और बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट है ये, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की तरह इनको इनको बस इंफ्रा पे स्पेंड करना है। स्पेंड किस तरीके से करते हैं, दो सोर्सेस है इनकी स्पेंडिंग की। पहला स्पेंड इनका होता है, सबसे मेजर जो इनकी कॉस्ट होती है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपका टाइम टू टाइम अपग्रेड होना चाहिए और ज्यादा एफिशिएंसी होनी चाहिए उसके अंदर, सो दैट कल को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को वो केटर कर पाए। सबसे बड़ा कॉस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर है। दूसरा कॉस्ट किसके ऊपर है, उस टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए आपको ह्यूमन सोर्स चाहिए, जिनके पास क्रिटिकल स्किल सोर्स को मैनेज करने के लिए। तो ये दो सबसे मेन खर्चे होते हैं। तो कंपनी कह रही है कि हमारा एक इंफ्रा मॉडल है और ये दो खर्चा हमारा जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अभी भी कंपनी जो है वो लगातार आगे के प्लेटफॉर्म को और ज्यादा डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट करती जा रही है। एंड कंपनी कह रही कि ये सारे इन्वेस्टमेंट हमको प्रोएक्टिवली करना पड़ता है, बिकॉज हमको हमको बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना है इस मार्केट के अंदर। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा कंटिन्यू मोड में रहता है। देन सेबी ने अभी कुछ टाइम पहले एक नया रेगुलेशन लाया है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनको भी कंपलसरी जो उनका उनका शेयर है उसको डीमैट कराना पड़ेगा। तो डीमैट कराएंगे तो कहाँ जाएंगे, सीडीएसएल के पास ही कराना कराना पड़ेगा ऑफकोर्स आपको। तो ये भी एक इनके लिए बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम है। लेकिन मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि इससे ग्रोथ तो हमको आएगा, ऑफकोर्स हमको रेवेन्यू तो आएगा, लेकिन कितना साइज होगा उस रेवेन्यू का, कितना ग्रोथ होएगा, ये आज हम उस पर क्लियरली नहीं बता सकते, बिकॉज उसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे आई थिंक 40 करोड़ के आसपास का जिस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू होगा, एंड जो फंड रेजिंग के लिए अप्लाई करने रही, फंड रेजिंग के लिए जो जाएगी, उसको कंपलसरी है कि उसको अपने शेयर्स को डीमैट करवाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि हर एक कंपनी को अभी तक कंपलसरी किया गया है। तो वही मैनेजमेंट बोल रहा है कि अभी उसका कितना साइज रहेगा ग्रोथ का वो हम क्लियरली नहीं अज्यूम कर सकते, लेकिन ऑफ कोर्स हमको उसके लिए क्या करना है, अपना पूरा प्लेटफॉर्म सेटअप करना है, प्लेटफॉर्म को रेडी रहना है, एंड एज एंड व्हेन जब वो ग्रोथ आएगा उसको हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। देन केआरए वाले बिजनेस में जो इनकम रही है इनकी, उसमें कंपनी कह रही है कि इसको स्प्लिट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है कि कितना बिजनेस हमको ब्रोकर से आया है, कितना बिजनेस म्यूचुअल फंड से आया है, क्योंकि आजकल म्यूचुअल फंड की भी जो इन्वेस्टमेंट है वो मेजरली कहाँ पे हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे हो रही है। आप किसी भी ब्रोकर के पास जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराते हो, एंड देन उसी ऐप के ऊपर आप अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो मतलब फिजिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग अब बहुत ज्यादा कम हो गई है। इसीलिए कंपनी कह रही है कि ये स्प्लिट कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि कितना जो इनकम है वो हमको ब्रोकर से आया है और कितना इनकम हमको म्यूचुअल फंड से आया है। देन कंपनी कह रही है कि जो ट्रू टू लेबल जो सेबी ने अभी चेंज लाया है ब्रोकर्स के लिए, जो डिस्काउंट ब्रोकर्स को थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट करने का एक्सपेक्टेशन है, तो कंपनी कह रही है कि उसमें अब हमको क्या चार्ज करना है उन ब्रोकर्स को, इसका अभी बोर्ड उस पर डिस्कशन चल रहा है बोर्ड का, एंड उससे हम ऑफकोर्स सेबी से पहले अप्रूवल लेंगे, देन उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे। T+0 सेटलमेंट अभी कुछ स्टॉक्स के ऊपर चल रहा है, सेलेक्टिवली चल रहा है, एंड कंपनी कह रही है कि सेबी का इंस्ट्रक्शन है कि उनको फीडबैक चाहिए ओवरऑल कि कैसा उसका परफॉर्मेंस रहता है, एंड उसके बाद सेबी आगे इसको रोल आउट करने का प्लान करेगा। देन कंपनी कह रही है कि लाइफ इंश्योरेंस वाले बिजनेस में इनका 46 कंपनीज के साथ में टाई अप है आज के टाइम पे, जिसमें इंश्योरेंस में टोटल 46 कंपनीज के साथ में इनका टाई अप है, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये सारी कंपनीज आती है। अब ये भी अगर आप सोचो तो बहुत बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम है इस कंपनी के लिए, बिकॉज IRDAI ने अभी तक ये कंपलसरी नहीं किया है कि आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को मैंडेटरी डीमेटेरियलाइजेशन कराना है। अभी तक ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कंपनीज ने इसको करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब ये कंपलसरी होगा तो आप सिंपली सोचो कि इंश्योरेंस सेक्टर में तो अंडर पेनिट्रेशन वैसे ही बहुत ज्यादा है, लाइफ इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत कम लोगों के पास में ये इंश्योरेंस पॉलिसीज है। तो जितना ग्रोथ इंश्योरेंस सेक्टर का होगा, प्लस पास्ट में जितनी भी पॉलिसीज ऑलरेडी इशू हो चुकी है वो सब भी डीमेटेरियलाइज होने आएंगी, तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम इस कंपनी के लिए अवेलेबल है इंश्योरेंस वाले बिजनेस से भी। देन अनलिस्टेड कुछ कंपनीज ने अपने शेयर्स को डीमैट कराए हैं इस क्वार्टर में, तो कंपनी कह रही है कि लगभग 4.5 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आया है उससे हमको।
देन टेक्नोलॉजी पे कंपनी अभी लगातार खर्चा कर रही है, तो मैनेजमेंट का बोलना है कि अगर आप पास्ट का ट्रेंड देखो तो 10 to 12% का हमारा खर्चा रहता है टेक्नोलॉजी आईटी के ऊपर। हमारे रेवेन्यू का 10 to 12% खर्चा हम वहां पे करते हैं, एंड एक्सपेक्टेड है कि इसी रेंज में रहना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट आपको समझना होगा कि हमारा जो मॉडल है वो इस तरीके का नहीं है कि एक बार कस्टमर आ जाएगा फिर हम उसको प्लेटफॉर्म को और डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। हमको वो चीज पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी पड़ती है, बिकॉज हमारा टारगेट क्या है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड करना है हमको हमारे क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी ये प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए हमको बहुत एफिशिएंट रहना है और प्रोएक्टिवली इन्वेस्ट करना है। तो आज अगर 16 करोड़ डीमैट अकाउंट है तो हमको ये अज्यूम करके चलना है कि ये नंबर कल को कभी भी 20 करोड़ 25 करोड़ तक जा सकता है। तो अपने प्लेटफॉर्म को हमको उस लेवल के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना है, उसको एनहांस करना है। वो ऐसा नहीं करना है कि एक बार कस्टमर आ जाएगा फिर हम उस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, बिकॉज फिर तो ऑफकोर्स आपको प्लेटफॉर्म में एरर आएगा, प्रॉब्लम आएगा, इनएफिशिएंसी आएगा, एंड आपकी जो क्रेडिबिलिटी है इतने सालों की उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो कंपनी कह रही कि इस चीज को हमने इतने सालों से फॉलो किया है और अभी भी यही आगे भी कंटिन्यू रहेंगे कि प्लेटफॉर्म के ऊपर लगातार हम बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करेंगे। देन आईपीओ वाले पार्ट से इस क्वार्टर में हमने देखा कि बहुत बड़ा बड़ा इनकम आया कंपनी को, वाई वाई काफी अच्छी ग्रोथ आई, जबकि ट्रेडिशनली Q1 में आईपीओ इनकम से बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आता है सीडीएसएल के बिजनेस को। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये टोटली मार्केट डायनामिक्स है, मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है उस पर डिपेंड करता है। तो Q1 में अगर आप इस साल देखोगे तो बहुत सारे बड़े बड़े आईपीओज आए हैं, एंड डेफिनेटली जब आईपीओज का मोमेंटम इस तरीके का कब होता है, जब मार्केट में एक बुल रैली होती है, मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा होता है, तब हर एक कंपनी सोचता है कि मैं अपना आईपीओ लॉन्च करूं, एक प्रीमियम प्राइस पे लॉन्च करूं जहां पे मुझे एक सॉलिड लिस्टिंग मिले एंड थोड़ा बहुत मुझे गेन करने का मौका मिले। तो वैसा सेंटीमेंट अभी चल रहा है करंटली, इसीलिए ज्यादा आईपीओज आए और सीडीएसएल को भी एक अच्छा इनकम देखने को मिला। एंड देन लास्टली सीडीएसएल ने अभी एज एन अकाउंट एग्रीगेटर भी काम करना स्टार्ट किया है। तो अकाउंट एग्रीगेटर जैसा क्या होता है कि जैसे आपका मेरा डेटा जो है वो सीडीएसएल के पास में है, एंड सीडीएसएल हमसे कंसेंट लेता है हमारा डेटा को शेयर करने के लिए बाकी फाइनेंशियल कंपनीज को। सो वो भी एक इनका रेवेन्यू का पार्ट बनने वाला है। अब अगेन इस पे भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि इसका मार्केट साइज कितना रहने वाला है ये हम अभी क्लियरली बता नहीं सकते हैं, बिकॉज अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो जिनका कंसेंट अभी लेना बाकी है। तो अभी हम देखेंगे, अभी जस्ट ये इनिशियल लेवल पे है, आगे इसमें कैसा ग्रोथ रहेगा ऑफकोर्स आने वाले क्वार्टर्स में उसमें हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट इनका पॉइंट है कि ये जो मॉडल है हमारा, इसको आप एक इस तरीके से समझ सकते हो कि हम एक रोड बनाने वाली कंपनी है। मतलब हमारा काम क्या है कि हमको रोड बनाना है और क्वालिटी रोड बनाना है। तो इनका इस चीज के ऊपर फोकस नहीं है कि हमारा ग्रोथ का टारगेट कितना रहेगा, ग्रोथ का गाइडेंस कितना रहेगा, बिकॉज जो हमने डिस्कस किया कि ये एक ऐसी दुकान है जिसमें कस्टमर को आना ही है, बाय डिफॉल्ट कस्टमर्स को आना ही पड़ेगा। अगर आपको हेल्दी रिटर्न अर्न करना है मार्केट से, तो चाहे आप किसी भी ब्रोकर के पास जाओ या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ, आपको आपको बाय डिफॉल्ट सीडीएसएल की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पड़ने ही वाली है। अगर आप इंश्योरेंस भी बाय करते हो आगे चल के तब भी आपको सीडीएसएल की जरूरत पड़ेगी। सो ये उस तरीके की दुकान है, उस तरीके का मॉडल है। तो वही मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारा मेन फोकस इस चीज के ऊपर है कि हम रोड की क्वालिटी अच्छी रखें, ज्यादा से ज्यादा रोड बनाएं जिसपे ज्यादा से ज्यादा कार अगर कल को आती है तो उसको हम मैनेज कर पाए। उस तरीके का काम हमको नहीं करना है कि हम ये चीज असेस करें कि कितनी कार आने वाली है, कितने लोग आने वाले हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम रोड बनाना शुरू करें, बिकॉज देन क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन कॉल है सीडीएसएल का। नंबर्स तो ऑफकोर्स आप देख ही रहे हो कि पिछले 1-1.5 साल से कंसिस्टेंटली हाई पेस पे कंपनी ग्रो कर रही है। मार्केट ने भी बहुत सॉलिड रिवॉर्ड किया इसके स्टॉक को, तो बहुत अच्छा ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है। अब ये मतलब एक पार्ट हमको समझ में आता है कि इनके इनकम का वो जो ट्रांजैक्शन चार्जेस और वो जो आईपीओ वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिक्लिकल है नेचर में। एंड क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में हम इतना अच्छा रनअप देख चुके हैं एंड बेस काफी हाई बन चुका है इस कंपनी का, सो इस लेवल से रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं लगता है, ये तो पॉइंट है। बट हाँ, उसके साथ में ये भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम, मार्केट वॉल्यूम इसी तरीके का रहा और नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट इसी तरीके से बढ़ता रहा, पार्टिसिपेशन इसी पेस पे ग्रो होता रहा, तो अगला 2-3 क्वार्टर भी कंपनी के लिए अच्छा रह सकता है एंड हम देखेंगे कि स्टॉक यहां से भी अच्छा करेगा आने वाले टाइम में। बट फैक्चुअली अगर हम देखें तो रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं लगता है करंटली इस लेवल के ऊपर। सबसे बेस्ट टाइम क्या है ऐसे बिजनेस को बाय करने का? इस तरीके का बिजनेस हो गया या आपका बीएसई का जो स्टॉक है, इन्हीं की जो प्रोमोटर कंपनी है,
तो उन उन बिजनेसेस को सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है बाय करने का, जब आपने लगातार 4 5 6 क्वार्टर का एक कंसोलिडेशन देखा हो मार्केट में, जहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम हर एक क्वार्टर में आपका कम हो रहा हो, ब्रोकिंग कंपनीज की ग्रोथ कम हो रही हो, एएमसी कंपनीज की ग्रोथ कम हो रही हो, सीडीएसएल बीएसई ये लगातार बहुत बड़ा डिक्लाइन देख रहे हो अपने ग्रोथ के अंदर, एंड देन सडनली आप 1 2 क्वार्टर में देखो कि थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ने लग गया है, पॉजिटिविटी आने लग गई है, कुछ ब्रोकिंग कंपनीज की जो मैनेजमेंट है उनकी कमेंट्री काफी पॉजिटिव आने लग गई है। सो वो सबसे बेस्ट टाइम है ऐसी कंपनीज को बाय करने का, बिकॉज वहां से जो अपसाइड है वो काफी ज्यादा हाई हो सकता है। सेम जो आज से 1 1.5 साल पहले हमने सीडीएसएल के बिजनेस में देखा, जब काफी नेगेटिव ग्रोथ आ रही थी कंपनी में, लेकिन जैसे मार्केट में वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ, एक बुल रैली आनी स्टार्ट हुई, उसके 1 2 क्वार्टर के बाद हमने देखा कि ये कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ पकड़ी, एंड वहां से लगातार अभी बहुत सॉलिड अपसाइड दी है इसने। बाकी ट्रैकिंग इसकी कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है, एंड ऑफ कोर्स आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।